है एवरीवन। आज हम एफएम और एएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दोनों चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लाइन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें इसी तरह वीडियो पाने के लिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशली फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन हमारा कि एनवेलप डिटेक्टर है। इसमें से एनवेलप डिटेक्टर कौन सा होता है? ऑन या ऑफ डिटेक्टर होता है, लीनियर डिटेक्टर होता है या फिर स्क्वायर है यानी कि वर्ग नियम होता है या नन ऑफ दिस। तो हमारा एनवेलप जो डिटेक्टर होता है ये लीनियर डिटेक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि हम एनवेलप डिटेक्टर के जानते हैं कि इसमें सिग्नल विरूपण बहुत ही कम होता है, कम से कम होता है और इसके द्वारा हम उच्च आयाम मॉड्यूलेटेड तरंग को भी डीमॉड्यूलेट किया जा सकता है। बहुत ही काफ़ी, लेकिन डीमॉड्यूलेट तो हो जाता है लेकिन इसमें दो विरूपण भी आ जाते हैं। कम से कम विरूपण होता है, लेकिन जब उच्च आयाम मॉड्यूलेटर को जब डीमॉड्यूलेट करता है तो उसमें कुछ आ जाते हैं विरूपण। वो होते हैं निगेटिव पिक क्लिपिंग होता है, एक डायगोनल क्लिपिंग होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मॉड्यूलेटेड वेव से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, जानते हैं कि जैसे कि डीमॉड्यूलेशन जो होता है हमारा, ये मॉड्यूलेशन का उल्टी प्रक्रिया होता है। इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि डायगोनल क्लिपिंग का कारण क्या है? तो डायगोनल क्लिपिंग का कारण हमारा उच्च यानी हाई आरसी नियतांक है। नियतांक यानी कांस्टेंट। ठीक है, यही होता है क्योंकि हम जानते हैं जो डायगोनल क्लिपिंग होता है ये उच्च मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी पर डायोड की एसी लोड इम्पीडेंस पूर्ण रूप से प्रतिरोध की तरह कार्य करती है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और कोई नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, थर्ड वाला है 118 वाला है कि एफएम डिटेक्टर का कार्य क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन को आयाम के परिवर्तन में कन्वर्ट करता है। इसका मुख्य कार्य हमारा यही होता है कि जो फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन को आयाम के परिवर्तन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं कि निम्न एफएम डिटेक्टर क्या है? ठीक है, निम्न एफएम डिटेक्टर क्या है? इसमें से लीनियर डायोड डिटेक्टर होता है कि एनवेलप डिटेक्टर होता है कि रेशियो डिटेक्टर हो कि नन ऑफ दिस। तो इसमें से हमारा रेशियो डिटेक्टर, जो हमारा एफएम डिटेक्टर होता है ये रेशियो डिटेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा है, ये आ सकता है एग्जाम में आपके एमसीक्यू में। देखते हैं कि 120 की एम्पलीट्यूड लिमिटर प्रयुक्त की जाती हैं। एम्पलीट्यूड लिमिटर कहाँ प्रयुक्त की जाती हैं? तो हमारा एफएम रिसीवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्पलीट्यूड लिमिटर कहाँ प्रयुक्त की जाती हैं? तो एफएम रिसीवर, ना कि एएम रिसीवर में की जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 121 के एक ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में 1000 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की कैरियर 100 से 5000 हर्ट्ज आवृत्ति रेंज की ऑडियो सिग्नल द्वारा मॉड्यूलेट की जाती है। चैनल की विड्थ है, तो इसमें चैनल की विड्थ निकालना है। इजी क्वेश्चन, इससे पहले आप सॉल्व कीजिएगा। इसका ऑप्शन होगा 10 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 122 भी देख रहे हैं कि एक ट्रांसमीटर एंटीना को 10 किलो वाट कैरियर पावर सप्लाई करता है। 40% मॉड्यूलेशन के साथ कुल रेडिएट की गई शक्ति, इसमें पावर निकालना है तो इसका ऑप्शन बी होगा 10.8 किलो वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि एफएम ब्रॉडकास्ट बैंड की आवृत्ति यानी कि उसकी एफएम ब्रॉडकास्ट बैंड की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? तो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि सुपर हेट्रोडाइन ब्रॉडकास्ट रिसीवर में लोकल ऑसिलेटर की आवृत्ति तथा कैरियर आवृत्ति में संबंध क्या होता है? ठीक है, लोकल ऑसिलेटर में और कैरियर आवृत्ति एफ नॉट और एफ सी में संबंध ये होता है कि जो हमारा लोकल ऑसिलेटर होता है वो ग्रेटर देन होता है एफ सी के यानी कैरियर फ्रिक्वेंसी के। ठीक है, सुपर हेट्रोडाइन ब्रॉडकास्ट में। ठीक, फिर सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में आईएफ का मान उच्च होने पर, सुपर हेट्रोडाइन में अगर हमारा आईएफ का मान उच्च हो जाए तो उसमें ट्रैकिंग की समस्या आ जाती है। ठीक, 126 देखते कि एक 91.6 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून किया गया एफएम रिसीवर इमेज फ्रिक्वेंसी रिसीव कर सकता है। कितनी फ्रिक्वेंसी रिसीव कर सकता है बताइए?
1113 मेगाहर्ट्ज़ तक कर सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 127 रख देखते हैं कि एफएम रेडियो की स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। एफएम रेडियो की स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 10.7 मेगाहर्ट्ज़ होती है। ऑप्शन ई होगा। ठीक है, 128 देखते हैं कि एक एफएम ट्रांसमीटर में अधिकतम आवृत्ति विचलन 75 किलोहर्ट्ज़ है तथा यह 15 किलोहर्ट्ज़ आवृत्ति तक के ऑडियो सिग्नल उत्पन्न करता है। चैनल की न्यूनतम आवश्यक चौड़ाई कितनी होगी, तो उसकी आवश्यक चौड़ाई 180 किलोहर्ट्ज़ होगी। आप इसे लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 129 देखते हैं कि एफएम ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन के पश्चात क्लास सी एम्पलीफायर नई प्रयोग की जा सकती हैं। ये मॉड्यूलेशन के पहले क्लास सी एम्पलीफायर यूज की जाती है, बाद में नहीं। 130 देखते हैं कि एक रेडियो रिसीवर की आउटपुट पावर दोगुनी करने पर इसकी वैल्यू में वृद्धि होगी। अगर हम एक रेडियो रिसीवर की आउटपुट पावर को हम दोगुनी कर दें तो इसकी वैल्यू में कितनी वृद्धि होगी, तो 3 dB होती है। ठीक, 131 देखते हैं कि एक रेडियो रिसीवर में RF सिग्नल तथा लोकल ऑसिलेटर की आवृत्ति क्रमशः अगर 800 किलोहर्ट्ज़ तथा 1000 किलोहर्ट्ज़ है तो कन्वर्टर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। इसका ऑप्शन भूल गए लगाना। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं कि निम्न डाटा फ्रीक्वेंसी है तथा फ्रीक्वेंसी बैंड की मैचिंग करवाए जाए। ठीक है, तो इसमें मैचिंग करवाना है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा 200 मेगाहर्ट्ज़ किसकी होती है, VHF की होती है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, 1 का C होगा। ठीक है, 20 किलोहर्ट्ज़ किसकी होती है फ्रीक्वेंसी, तो VLF की होती है। 10 मेगाहर्ट्ज़ किसकी होती है, 3 का, तो E यानी कि HF। ठीक ना, 10 मेगाहर्ट्ज़ HF की होती है और 500 मेगाहर्ट्ज़ क्या होती है, MF की होती है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से ऑप्शन में देख सकते हैं। 133 में देखते हैं कि रिसीवर में नॉइस का मुख्य सोर्स क्या है, तो मिक्सर स्टेज है। ठीक है, रिसीवर में नॉइस का मुख्य सोर्स मिक्सर स्टेज होता है। 134 एक ट्रांसमीटर के अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पर आउटपुट 100 किलोवाट है तथा कैरियर को साइनसॉइडल तरंग से मॉड्यूलेट करने पर 132 किलोवाट है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान कितना होगा। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 80% आपका ऑप्शन आ जाएगा। 135 देखते हैं कि वेस्टिजियल साइड बैंड VSB ट्रांसमिशन विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। किस लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, टीवी प्रणाली में वीडियो ट्रांसमिशन की बैंडविड्थ को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, 136 देखते हैं कि सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में इमेज फ्रीक्वेंसी, तो इमेज फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है FS + 2FI, ऑप्शन C, जिसमें से FS जो होता है सिग्नल फ्रीक्वेंसी, EFI इंटरमीडिएट और F0 ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। 137 रेडियो रिसीवर में AGC का प्रयोग का कारण क्या है, तो दूसरे डिटेक्टर के इनपुट पर कैरियर का स्तर स्थिर रखने के लिए। ठीक है, दूसरे डिटेक्टर पे उसका कैरियर का स्तर स्थिर रखने के लिए। 138 डिले AGC को तब तक अप्लाई नहीं किया जाता जब तक कि सिग्नल की शक्ति एक पूर्व निर्धारित मान तक न पहुंच जाए। बिल्कुल सही है, तभी हम उसे अप्लाई करते हैं AGC को। 139 की एक रेडियो रिसीवर में ऑप्शन सी कि नॉइस का अधिकांश भाग कन्वर्टर स्टेज में उत्पन्न होता है। एक रेडियो रिसीवर में जो नॉइस का अधिकांश भाग कहाँ होता है, उत्पन्न कन्वर्टर में उत्पन्न होता है। 140 एक सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में इमेज फ्रीक्वेंसी ऑप्शन डी IF एम्पलीफायर परिपथ द्वारा रिजेक्ट नहीं। इसका ऑप्शन डी होगा कि इसको IF एम्पलीफायर परिपथ द्वारा रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इमेज फ्रीक्वेंसी। 141 देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर में ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी से अधिक रखी जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण हमारा होता है अधिक फ्रीक्वेंसी कवरेज। ठीक ना, इसी कारण उसको रखते हैं, ऑप्शन बी। 142 देखते हैं कि रिसीवर की सेंसिटिविटी उसका एक मुख्य पैरामीटर है। क्यों उसका मुख्य पैरामीटर रिसीवर की सेंसिटिविटी, रिसीवर की दुर्लभ सिग्नल पर रिस्पॉन्स को मतलब उसके दुर्लभ सिग्नल को हमें बताता है। ठीक है, 143 एक सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में उत्पन्न इमेज फ्रीक्वेंसी 1910 किलोहर्ट्ज़ है। यदि IF का मान 455 किलोहर्ट्ज़ है तब कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन पता चल जाएगा।
144 देखते हैं कि हेटेरोडाइन में मॉड्यूलेशन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। हेटेरोडाइन में यदि मॉड्यूलेशन किया जाए तो उसमें कोई प्रभाव नहीं होता। 144 का ऑप्शन सी सही होगा। 145 देखते हैं कि एफएम रिसीवर में विभिन्न स्टेजों का क्रम क्या है। एफएम रिसीवर में मतलब सीरियल वाइज सबसे पहले आरएफ एम्पलीफायर आता है, फिर मिक्सर आता है, फिर आईएफ एम्पलीफायर आता है, फिर लिमिटर डिस्क्रिमिनेटर आता है, फिर एएफ एम्पलीफायर आता है। 146 देखते हैं कि इमेज फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। इमेज फ्रिक्वेंसी हमारे किसके वजह से जनरेट होती है, तो आरएफ एम्पलीफायर, आईएफ एम्पलीफायर, मिक्सर में। तो हमारी इमेज फ्रिक्वेंसी हमेशा मिक्सर में जनरेट होती है, ऑप्शन बी। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें इसी तरह रोज़ वीडियो पाने के लिए हर सब्जेक्ट के लिए। जैसा कि आपको जानते हैं कि पॉलिटेक्निक का प्रैक्टिकल शुरू हो गया है, तो इस तरह की रोज़ एमसीक्यू पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। ये तो आज कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का था, एफएम और एएम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।